मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर प्रिपरेशन, इसकी शेड्यूलिंग, इसकी डेट्स क्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स देने चाहिए, राइट? आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी, द प्लान फॉर द स्टडीज अहेड इज द पैटर्न ऑफ MHCT एग्जाम। जिसने कैट के लिए प्रिपेयर किया था उसके लिए कुछ और नए एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। ये मैं बहुत स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बहुत क्लासेस में रिपीट करता हूँ, any mock test or any test for that matter is incomplete without। तो बेटा सच तो ये है कि हम लोग MHCT के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, एंड इस सीरियसनेस में हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन YouTube पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी सेशंस देखते हैं, एंड हर एक स्ट्रैटेजी सेशन से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड हम में जोश आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, पेपर उतना ही ठंडा होता है जितने हम गर्म होते हैं पेपर से पहले। So in this entire process, what is the problem that occurs? So we keep on watching all the strategy sessions, but we forget to implement those strategies. We forget to work on those strategies. Even if we remember to work on those strategies, हम इतनी सारी strategy read कर लेते हैं, study कर लेते हैं कि हम at last confuse होके बैठ जाते हैं। So friends, that is why I have made this session so that you will follow one complete strategy till your MHCT exam, right? Now, following one complete strategy, first of all, will not create any kind of confusion in your mind. Also, ये जो strategy मैं बताने वाला हूं ना, ये कोई ऐसी hi-fi strategy नहीं है. I know that I'm telling you, all of you are aware about this strategy. बट हम ना वर्क नहीं करते हैं। बहुत सीधे सरल शब्दों में मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। नाउ प्रीवियसली इन द प्रीवियस ईयर्स, लाइक मेरे को 18 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो जिस जिस स्टूडेंट ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, जिस जिस स्टूडेंट ने मुझे फॉलो कर लिया फॉर द नेक्स्ट 1 month, फॉर द नेक्स्ट 2 months, they have cleared MHCT exam or for that matter any exam with very good score. Okay, but important is follow one strategy, follow the strategy made by one person, all right, and keep working on that strategy until you have finished your exam. So friends, in this session we are going to talk about MHCT 2026 study plan so that you will have increased chances of scoring this 150 in 150 minutes, right? So ये एक बहुत बड़ा I would say achievement होता है, because 150 plus अगर हमारा स्कोर आ जाता है, then we have chances of getting calls from the top B schools of the country which participate in MHCT exam, right? So today we are going to talk about the timelines in which we should be finishing up our basics, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, एंड मॉक टेस्ट सीरीज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर प्रिपरेशन, इसकी शेड्यूलिंग, इसकी डेट्स क्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स देने चाहिए, राइट? आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो दिस इज नॉट ऑल। सो अभी तो स्टार्ट है स्ट्रैटेजी के लिए फॉर द नेक्स्ट आई वुड से 1.5-2 months, जितना भी टाइम बचा है। जब भी आप ये सेशन देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जितना भी टाइम बचा है, आप इस स्ट्रैटेजी को वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, ऑल्सो इस सेशन के बाद मैं एक और सेशन आपके लिए लेके आऊंगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे और जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक मॉक एग्जाम किस तरीके से देना चाहिए, हाउ वी शुड बी टेकिंग द एंटायर पेपर ऑफ MHCT, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, किस किस पार्ट में हमें डिवाइड करना चाहिए, कितना टाइम हमें कौन से सेक्शन पे देना चाहिए, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को in the next session. But first of all, you should be starting with this strategy, right? So like I have mentioned कि MHCT का जो एग्जाम है, हाँ, इसको अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MHCT की टेंटेटिव डेट्स दे दी गई हैं जो MBA MMS MHCT एग्जाम होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 6 अप्रैल से 8 अप्रैल का विंडो दिया गया है, एंड सेकेंड अटेम्प्ट के लिए 9th of May, एक ही दिन है 9th of May, राइट? अब जो स्टूडेंट्स 20th February से पहले इस सेशन को देख रहे हैं, तो भाई 20th February इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन, एंड ये भी एक्सटेंडेड डेट है, ओरिजिनल डेट 12th of February थी, राइट? सो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, एंड जिसने अप्लाई कर दिया है, कीप इन माइंड about these dates on which the exams will be conducted tentatively, right? Now the next important thing we should be knowing before
we talk about the strategy, the plan for the studies ahead is the pattern of MHCT exam, right? So पैटर्न में लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, दैट मींस ओवरऑल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया गया है, राइट? सो अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रीजनिंग, आउट ऑफ विच 75 आर बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, 25 आर बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब जो विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पे 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट? तो ये तो हो गए 100 क्वेश्चंस। Next, remaining 100 questions are divided among two sections, जो आपको पता ही है, quant 50 questions and verbal ability and reading comprehension 50 questions, right? हर एक जो भी क्वेश्चन है उसका वेटेज 1 मार्क का है, so total 200 questions, 200 marks, but to be attempted in 150 minutes, okay? तो ये जो टाइम है ना 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग मेक्स दिस एग्जाम ओवरऑल चैलेंजिंग, ओके? तो इतना कम टाइम किसी भी एग्जाम में नहीं है। सीमैट में हमारे पास बहुत टाइम होता है, स्नैप में बहुत टाइम होता है, कैट में तो और भी ज्यादा टाइम होता है, बट कैट का ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है। यहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट टू बिलो मॉडरेट रहेगा, ओके? बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है, 150 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, ठीक है? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, बट हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 की जगह 5 ऑप्शंस मिलेंगे, तो कंफ्यूजन और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, राइट? नाउ एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है आप लोगों के लिए, राइट, दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हमने सब में नेगेटिव मार्किंग होती थी, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 150 मिनट्स, राइट? मीडियम ऑफ एग्जाम ऑब्वियसली इंग्लिश एंड मोड ऑफ एग्जाम इज ऑब्वियसली ऑनलाइन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू नो, ओके? अब ये जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी प्रिपरेशन पे और हमारी प्रैक्टिस पे, जो हम मॉक एग्जाम्स देने वाले हैं उसकी स्ट्रैटेजी पे, और जो एक्चुअल एग्जाम देंगे वहां पे जो भी हमारी डिलीवरी होगी। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करेंगी नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। ये मैं एक अलग सेक्शन में आपको बताऊंगा, मैं इस चीज को कवर करूंगा पूरा पूरा डिटेल में, ठीक है? अब आगे चलते हैं, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारे लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट? अब ठीक है, अगर हम मई का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 मंथ्स से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, बट अगर अप्रैल विंडो को कंसिडर करते हैं तो 2 मंथ से थोड़ा सा कम टाइम है। सो फरवरी थोड़ा सा बचा हुआ है, राइट? एंड अगेन इट डिपेंड्स आप ये सेशन कब देख रहे हो। सो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ये एग्जाम कंडक्ट होगा, राइट? सो अबाउट 2 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर अस, वी कैन से दैट। अप्रैल का विंडो कंसिडर करते हैं तो थोड़ा सा 2 महीने से कम टाइम बचा है। अब यहां पे हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सो मैंने क्या किया है, 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, इनफैक्ट 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। थर्ड स्टेज जो है वो थोड़ा पैरेलली चलेगी हमारी प्रिपरेशन के साथ, राइट? सो स्टेज 1 इज बेसिक्स। बेसिक्स कब तक कंप्लीट करने हैं? तो भाई स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर बेसिक हम 15 मार्च तक कंप्लीट कर लें तो चलेगा, या मार्च एंड तक कंप्लीट कर लें। भाई बेसिक्स जितना जल्दी से जल्दी फिनिश करोगे उतनी जल्दी आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, उतनी जल्दी आप मॉक टेस्ट सीरीज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर प्रिपरेशन वो शुरू कर सकते हो। टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है अभी 2 मिनट बाद मैं बताने वाला हूं आपको। तो जो स्टेज 1 है ना हमारे बेसिक्स for everything. So if I'll start from verbal RC, so reading comprehension, majority यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कैट के लिए प्रिपेयर नहीं किया बट सीमैट के लिए प्रिपेयर किया था, राइट? सीमैट का एग्जाम अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, ओके? आपने जैट के लिए प्रिपेयर किया होगा, स्नैप के लिए प्रिपेयर किया होगा। सो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? सो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो उनका 80-90% ऑफ द सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एमएचसीटी एग्जाम, तो इसका मतलब क्या है, आप एमएचसीटी टारगेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो,
एटलीस्ट लास्ट ईयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, तो फरवरी एंड तक, 28 फरवरी तक आपके बेसिक्स कवर अप हो जाने चाहिए। नाउ व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि आप ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर चुके हो, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो एलिमेंट है, अब आपको उसके बेसिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बिलीव आपने ऑलरेडी बेसिक्स पे वर्क कर लिया होगा। वर्बल एबिलिटी की बात करें अगर, सो जिसने कैट के लिए प्रिपेयर किया था उसके लिए कुछ और नए एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, ग्रामर, वोकैबुलरी, तो उन सारी चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सो आई बिलीव ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिस पे आप वर्क करते रहोगे। आप बेसिक्स रीड करोगे ग्रामर के, वोकैबुलरी आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स स्टडी करोगे, एंड आगे अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे थ्रू द सेक्शनल टेस्ट, थ्रू द टॉपिक टेस्ट, और आप मॉक टेस्ट सीरीज में एंटर करोगे, तो ये जो आपकी वोकैबुलरी है, ग्रामर है, रीडिंग स्किल्स हैं, ये और इंप्रूव होती रहेंगी, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। डन? सो इसका बेसिक्स 28 फरवरी तक पाक करना है। नेक्स्ट, अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है, इट रिमेन्स सेम इन एवरी एग्जाम, ऑलमोस्ट सेम इन एवरी एग्जाम, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। तो अगर मैं बेसिक्स की बात करता हूं, तो बेसिक्स तो इन प्लेस होंगे ही होंगे आपके, ओके? सो जिसने कैट के लिए प्रिपेयर किया है, तो डेफिनेटली उसको क्वांट पे अब सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, कॉन्टिन्यूटी की रिक्वायरमेंट है, बेसिक्स पे वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? एंड अगर कुछ ना कुछ बेसिक्स बचे हैं, तो वो मैं बताऊंगा उन पे किस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो 28 फरवरी तक almost 80-90% of the basic concepts of quant should be completed, right? अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टू सेक्शंस की, लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, राइट? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस। अब ये जो रीजनिंग है ना, ये बैकबोन है हमारी सक्सेस की इन दिस एग्जाम। तो भाई रीजनिंग पे प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। अब रीजनिंग में भी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं कैट एस्पिरेंट था, तो कैट का रीजनिंग और अदर एग्जाम्स का जो रीजनिंग होता है कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है? कैट में जहां पे हमें थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आते हैं ऑन अरेंजमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम्स, राइट, रूट्स एंड नेटवर्क्स, तो वो वाला टाइप यहां पे नहीं आता। एज इन यहां पे हमें पूछा जाता है क्वेश्चंस ऑन सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस, क्यूब्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, इस टाइप के जो टॉपिक्स आते हैं वो कैट में हमसे पूछे नहीं गए थे, तो ये वाले टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चंस हैं, ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते इंक्लूडिंग कैट, एंड अगर किसी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं तो एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट 25 क्वेश्चंस, राइट? सो अब हमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे भी प्रॉपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट? तो यहां पे ये दो सेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इनको प्रिपेयर करना है। अब इनको प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग का हर टॉपिक, अगर मैं बेसिक्स की बात करता हूं, जैसे ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस, दो टॉपिक एक दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, राइट? तो अब ये नहीं है कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, प्रोबेबली आपने 1 जनवरी को स्टार्ट कर दी होगी अपनी प्रिपरेशन, अब फरवरी खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है, तो आई एक्सपेक्ट कि भाई लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बेसिक्स पे ऑलरेडी आप वर्क कर चुके होगे, आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप हर एक टॉपिक पे कम से कम 20-30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और मैं तो यूट्यूब पे क्लासेस भी ले रहा हूं, ठीक है? तो आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो आपको सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, नहीं तो बैच ज्वाइन करो यार, बैच में हमने ओमेट्स का बैच बनाया था, आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? सो अब ये जो बेसिक्स हैं, आई मीन टू से 28 फरवरी तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, राइट? इसके बाद हम सेकेंड स्टेज में एंटर करेंगे। सेकेंड स्टेज विल बी द रिवीजन एंड प्रैक्टिस, एंड ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो एग्जाम डेट तक चलता रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 10 दिन हमने रिवीजन कर लिया, 10 दिन प्रैक्टिस कर लिया, खत्म भाई, हमारा तो काम हो गया है, अब तो हम एग्जाम में 200 में से 200 लेके आएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, जिस दिन रिवीजन करनी छोड़ दी,
उस दिन से आपका जो लेवल है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। सो एग्जाम जिस दिन है उस दिन तक हमें रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहना है। ऑलराइट, अब रिवीजन प्रैक्टिस का शेड्यूल कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी मैं समझा देता हूं। ओके, सो सबसे पहले तो क्या रिवाइज करें और क्या चीज प्रैक्टिस करें। सो मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। जैसे लेट्स से आज पूरा का पूरा दिन रीजनिंग पे डिवोट कर दिया, ठीक है, तो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 6-7 घंटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। अब ये कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, राइट, पीडब्ल्यू पे इतना सारा मसाला है आप लोगों के पास, हमारी एप्लीकेशन पे, एमबीए वाला की एप्लीकेशन पे, तो वहां पे जाओ एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, राइट। सो प्रैक्टिस किया, अब रिवाइज क्या करना है, भाई मेरे तो बेसिक्स क्लियर है तो मैं रिवाइज क्या करूं। तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जहां पे भी आपको चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, लेट्स से आज आपने पूरा दिन क्वांट का एक या 2 या 3 सेक्शनल टेस्ट किए, ठीक है। अब इन सेक्शनल टेस्ट को करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि भाई टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और रीजनिंग में आपको क्लॉक्स में जो डिफेक्टिव क्लॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो आप क्या करोगे, इन टॉपिक्स में जो आपने अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज पे आपको 2-3 घंटे वर्क करना है, प्रोबेबली 15-20 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। तभी तभी ग्रोथ होगी, अदरवाइज जो आपका लेवल है ना वो उतना ही रहेगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ प्रोग्रेसिव काम नहीं कर रहे हो ना तो हमारा लेवल ना नीचे गिरना शुरू हो जाता है, वो मेंटेन भी नहीं कर पाते। ओके, सो अपने वीक एरियाज डिटरमाइन करने हैं एंड उन पे वर्क करना है। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ डिटरमाइनिंग योर वीक एरियाज एंड कीप गेटिंग द मसाला, वो जो होता है ना मसाला मिलता रहेगा कि किस चीज पे वर्क करना है। ओके, प्रोग्रेस तो करनी है। तो नेक्स्ट थिंग इज द मॉक टेस्ट सीरीज। अब मॉक टेस्ट सीरीज अगर किसी ने शुरू नहीं किया है तो अभी राइट टाइम है, 1 मार्च, मैक्सिमम बाय 1 मार्च से शुरू कर लो, ठीक है। एंड मिनिमम 10 मॉक देने ही देने हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। बड़ा एग्जाम इन द सेंस कि एक तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और बड़ा एग्जाम भाई 200 क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में नहीं है हमारे, ठीक है। सीमैट में 100 थे, स्नैप में 60 क्वेश्चंस थे, कैट में बहुत कम क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, 68 क्वेश्चंस। ओके, तो इतने क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, 200 क्वेश्चन, तो बड़ा एग्जाम है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम 10 मॉक तो देने ही देने हैं, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। ओके, अब ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है, मॉक्स है, इनकी डेट्स क्या क्या होनी चाहिए, तो मैंने बता दिया है 1 मार्च से स्टार्ट करना है एंड टेंटेटिव डेट जो है हमारी 6 अप्रैल, उसको पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो अब मॉक्स का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये एक बार इस पे वर्क कर लेते हैं आराम से। तो पहला तो मॉक हो गया 1 मार्च। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज, तो आप क्या कर सकते हो, हर 3-4 दिन बाद एक मॉक दे सकते हो। तो 1 मार्च के बाद यू कैन राइट द एग्जाम ऑन 5 मार्च, ठीक है, +4, देन 9 मार्च, then 13th March and then 17th March। कितने मॉक हो गए, 1 2 3 4 5 मॉक्स हो गए, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू कैन डू इज एवरी 3 days, so 20 March, 23, 26, 29 मार्च में हमारे पास 31 डेज हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट मॉक आप दे सकते हो 29 के बाद 30, 31, फर्स्ट को दे सकते हो 1 मार्च, ठीक है। एंड जो लास्ट मॉक होना चाहिए ना, 6 अप्रैल को एग्जाम है, तो लास्ट मॉक 3 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल होना चाहिए, मैंने मार्च बोल दिया था, एंड यहां पे भी अप्रैल। लास्ट मॉक शुड बी ऑन 3 अप्रैल अगर आप 6 अप्रैल को एग्जाम दे रहे हो। 7 अप्रैल को एग्जाम दे रहे हो तो 4 अप्रैल हो सकता है। मेरा बेसिक मतलब है लास्ट के 3-4 दिनों में ना मॉक्स नहीं अटेम्प्ट करना, ठीक है। ओके, अब ये तो मैंने शेड्यूल दे दिया आपको मॉक्स के लिए। अब भाई इसमें जो बीच में मैंने 3 दिन या 2 दिन छोड़े हैं उसमें करना क्या है, वही चीज,
ठीक है, तो आते हैं यहां पे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, तो यहां पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। ओके, सो टेस्ट एनालिसिस इंप्रूव एंड रिपीट। 1 मार्च को टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, ओके। इमीडिएटली वंस द मॉक इज ओवर, डू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द मॉक दैट यू हैव टेकन, ठीक है। नाउ ये मैं बहुत स्टूडेंट्स को बोलता हूं, बहुत क्लासेस में रिपीट करता हूं, एनी मॉक टेस्ट और एनी टेस्ट फॉर दैट मैटर इज इनकंप्लीट विदाउट एनालिसिस ऑफ दैट टेस्ट। भाई टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ गए, अब क्या? टेस्ट क्यों दे रहे हैं हम? क्या हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए, क्या अपना स्कोर चेक करने के लिए टेस्ट दे रहे हैं? नहीं, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। वी आर राइटिंग द टेस्ट so that we'll be able to improve with the next test or in the actual exam, right? Improvement is the main motive of a test. Now improvement तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम analysis नहीं करेंगे अपनी mistakes का, अपने weak areas का, right? So you should be doing a complete analysis. अगर टेस्ट में आप 150 minutes दे रहे हो तो analysis में 300 minutes दो, okay? Double the time of that, right? अब आपको analysis में क्या करना है? जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए उनको चेक करना है, राइट? आपने क्यों अटेम्प्ट नहीं किया? क्वेश्चन लेंथी था, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, वेरी गुड, फुल मार्क्स टू यू, ओके। क्वेश्चन छोटा था और डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया। बट क्वेश्चन छोटा था, क्वेश्चन इजी था, बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैंने टाइम स्पेंड किया, आई केम आउट ऑफ दैट। आई थॉट कि मैं जो कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं वो मुझे याद नहीं है या फिर मुझे गलत याद है, ठीक है, एंड मैं भटक गया क्वेश्चन को करते करते, ठीक है। अगर मैंने इंटेंशनली क्वेश्चन को स्किप किया है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी की, मुश्किल क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, गुड, अच्छा किया आपने, बट अगर और कोई रीजन है देन यू नीड टू लुक एट दैट क्वेश्चन, ओके। देन आपने जो क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट कर दिए हैं उनको फिर दोबारा से देखना है। गलती की है, क्या मिस्टेक की है? कैलकुलेशन एरर था, कंसेप्चुअल एरर था, फॉर्मूला गलत यूज कर लिया, राइट? तो आपको वो चीज चेक करनी है। एंड व्हाइल यू आर डूइंग एनालिसिस, एक पेपर पे ना नोट डाउन करते रहो अपने वीक एरियाज, जहां पे मिस्टेक की है, जो इंप्रूव करने हैं एरियाज, उन सबको नोट डाउन करते रहो, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहती हैं, भूल जाओगे कि अगले 2 दिन में हमें किस चीज पे वर्क करना है। तो while you are doing the analysis, keep making notes of what you will have to do in the next 2 days, okay? Analysis कर लिया, analysis के बाद 2 दिन आपको उन चीजों पे वर्क करना है। 1 मार्च से 5 मार्च, फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3 दिन दिए हैं मैंने आपको, 3 दिन में इन सब चीजों पे वर्क करो। जो भी आपने एरिया डिटरमाइन किया उसके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि क्लॉक्स में डिफेक्टिव क्लॉक्स, अगर क्वेश्चन गलत कर दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है कंसेप्ट में, तो 15-20 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करो। टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम्स, कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उस पे वर्क करो। तो ऑन दीज 3 days यू नीड टू इंप्रूव एंड देन कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस। एक लूप चलता रहेगा ये फॉर द नेक्स्ट 30-35 days. All right, so test, analysis, improve and repeat, test, analysis, improve and repeat, just keep doing this। and मैं बता रहा हूं इससे बढ़िया कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट? ठीक है, सो दिस इज द एंटायर शेड्यूल ऑफ द मॉक्स। now the most important key to success for this exam, right? So there are 4 pillars of success in this exam. Number 1 is accuracy. एग्जाम में आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी है आपके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। नाउ ऑब्वियसली एक्यूरेसी इज वन थिंग दैट मैटर्स इन एवरी एग्जाम, बट और जितने भी एग्जाम होते हैं ना हमारे पास, वहां पे टाइम बहुत होता है। सो द सेकेंड पिलर, स्पीड, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ together with each other is the key success for this exam, right? So we'll have to work on the accuracy, we'll have to work on the speed as well, right? ठीक है? Now
How to achieve these two things? Now, these two things can be achieved if you will start working on the next two things, which is, first of all, the selection of questions. Okay? How good am I in selecting the questions? भाई 150 minutes में obviously 200 questions सारे के सारे तो हम solve नहीं कर पाएंगे. So we have to be selective. ठीक है? कौन से questions पे हमें time invest करना है? Right? So जो इजी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले जो छोटे क्वेश्चंस हैं, लेस लेंथी क्वेश्चंस, वन लाइनर्स, टू लाइनर्स, ओके, हम उनमें एंटर करेंगे. ओके, नाउ वंस वी एंटर दीज क्वेश्चंस, इट मे बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चंस इजी हो, मॉडरेट हो, और इट मे बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो. ठीक है, तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हम इन पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, एंड विल बी सेलेक्टिंग ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच आर स्मॉल, इजी, लेस टाइम कंज्यूमिंग. मैं डिटेल्ड प्रोसेस बताऊंगा आपको. राइट नाउ, सेलेक्ट क्वेश्चन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन को रिजेक्ट करना है. सो द लास्ट पिलर इज रिजेक्टिंग अ क्वेश्चन. भाई ईगो नहीं आनी चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार नहीं, मैं तो इस क्वेश्चन को कर ही लूंगा, कर ही लूंगा, कर ही लूंगा, और ये सोचते सोचते 4 मिनट वेस्ट हो जाए, एंड ये जो 4 मिनट वेस्ट हो गए ना, अब ये वापस नहीं आएंगे. ओके, तो अब क्वेश्चन की शक्ल देख के तो हम हर बार जज नहीं कर पाएंगे कि मुझे इसको रिजेक्ट करना है या फिर नहीं. ओके, तो क्वेश्चन में एक बार एंटर कर लिया, आपने रीड कर लिया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, बट अगर नेक्स्ट 1 मिनट में आपको लगता है कि यू आर नोवेयर इन द क्वेश्चन, तो उसको छोड़ दो. इस लालच में मत आओ, इस डर में मत आओ कि यार मैंने तो 1 मिनट स्पेंड कर दिया है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी, अब मैं 1 मिनट और स्पेंड करके देख लेता हूं, नहीं तो मेरा ये 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा. ओके, तो इस लालच, इस प्रेशर में नहीं आना कि ऑलरेडी मैं टाइम स्पेंड कर चुका हूं. छोड़ दो उस क्वेश्चन को. ठीक है, छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक चीज रियलाइज करो कि एक जो एग्जाम होता है ना, इट्स अ बैलेंस ऑफ लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस एंड अ हैंडफुल ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है, तो अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में ही मिल गए हैं, उनको आपने छोड़ दिया है, तो मजे की बात यह है कि अब आपके सामने इजी क्वेश्चंस आएंगे. तो इस मेंटालिटी के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करो, एंड क्वेश्चन छोड़ दिया तो भाई वापस आ सकते हैं ना क्वेश्चन पे. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया, अब मैं दोबारा नहीं आ सकता उस क्वेश्चन पे, हम वापस रिविजिट कर सकते हैं. बट टाइम अगर 4 मिनट वेस्ट हो गए तो 4 मिनट को दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते. ये इंपॉर्टेंट है. राइट, सो फ्रेंड्स, दीज आर द 4 parameters, pillars for the key to success in MHCT एग्जाम. अब डिटेल में इन सब चीजों को मैं अलग एक सेशन में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले ये जो मैंने आज स्ट्रैटेजी बताई है, टाइमलाइंस बताई है, इनको आई वुड से इन पे वर्क करना शुरू कर दो. ओके, एंड वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, आई विल कम अप विद द नेक्स्ट सेशन इन विच मैं पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एक मॉक पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए मैं ये बताऊंगा. ठीक है, एंड देन अटेम्प्ट करने के बाद उसका जो प्रॉपर एनालिसिस है वो कैसे करना चाहिए वो भी बताऊंगा. ओके, सो जस्ट वेट फॉर दैट सेशन. मीनवाइल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्टडी प्लान, द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव गिवन टू यू. A big thank you to all of you and best of luck for your preparation for MHCT 2026. I'll see you again. Bye bye.